हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल डरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो बेसिकली बेस्ड है स्टैटिस्टिक्स पे। एंड स्टैटिस्टिक्स में आज हम लोग जो चैप्टर डील करने वाले हैं वो है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, और हम कह सकते हैं कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। अच्छा, ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रॉम एसएससी सीजीएल जेएसओ पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज पेपर 3। एंड यूपीपीएससी की अगर हम बात करें तो उसके लिए भी ये चैप्टर हमारा बहुत रेलेवेंट है। इसके अलावा बीकॉम एमकॉम के जितने एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। आज की जो हमारी क्लास है वो बेसिकली एमसीक्यू सेशन है, बट इस चैप्टर की पूरे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हमने ऑलरेडी एक क्लास में डिस्कस की हुई है। अगर वो क्लास आपने नहीं की है तो हमारा सजेशन होगा कि पहले वो क्लास आप देख लो, सो दैट आपको सारे टॉपिक्स की क्लैरिटी हो जाए। एंड आफ्टर दैट जब आप ये एमसीक्यू हमारे साथ करोगे तो आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट नहीं होगा, कहीं पे भी आपको कोई भी एमसीक्यू मगअप नहीं करना होगा। रीज़न बीइंग, जब आप चीज़ों को मगअप करते हो ना, याद करते हो, तो एग्जाम तक आप उसको रिटेन नहीं कर पाते हो। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड की हुई है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्लास की। पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक जो हमने प्रोवाइड की हुई है उससे आप पहले पूरे चैप्टर की क्लैरिटी कर लो, जहाँ पे हमने नोट्स ऑलरेडी लिखवाए हुए हैं बोर्ड पे, तो वो पहले आप क्लियर कर लो और उसके बाद ये एमसीक्यू सेशन आप हमारे साथ करो, ठीक है। ये सारे एमसीक्यूज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एमसीक्यू सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? Statistics is derived from the Latin word status. Statistics is derived from the Italian word statista. Statistics is derived from French word statistic or none of these. अगर आपने क्लास हमारी प्रॉपर की है तो आपको पता होगा कि लैटिन वर्ड तो स्टेटस ही है, इटालियन वर्ड की अगर बात करें तो स्टैटिस्टा है, बट जो स्टैटिस्टिक लिखा है क्या ये फ्रेंच वर्ड है? नहीं, ये कौन सा वर्ड था? जर्मन वर्ड। अच्छा, तो फिर मैम इसको फ्रेंच में क्या कहते हैं? फ्रेंच में जो स्पेलिंग है वो है स्टैटिस्टिक, लास्ट में QUE है। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इन द, जहां हमने न्यूमेरिकल डेटा वर्ड देखा वहां सिंपली आंसर क्या हो जाएगा? प्लूरल सेंस। याद होगा हमने बताया था कि जब हम स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा तो हम किसकी बात करते हैं? प्लूरल सेंस की। और यहीं पे अगर मेंशन किया होता स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस और स्टैटिस्टिकल रूल्स, प्रिंसिपल्स, तो हम किसकी बात करते हैं? सिंगुलर सेंस की, है ना। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड इन, स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ऑलमोस्ट हर एरिया में यूज़ किया जाता है, आइदर इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न विथ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, ए और बी, बोथ ए एंड बी। तो देखो सिंपली अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इसमें इन्फॉर्मेशन तो हम सारी ही इंक्लूड करते हैं, बट बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन जो क्वांटिटी में होती है उसके बेसिस पे ही हमारा स्टैटिस्टिक्स वर्क करता है। तो जो इन्फॉर्मेशन मान लो हमारे पास क्वालिटी वाइज भी कलेक्ट हम करते हैं या क्वालिटी में होती है, तो पहले हम उसको कोशिश करते हैं कन्वर्ट करने की, किस में? क्वांटिटी में। तो बेसिकली अगर कंसर्न की बात करें तो आंसर होगा क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। एन एट्रीब्यूट इज, अब देखो एट्रीब्यूट के लिए अगर हम लोग बात करें ना तो हमने जो क्लास ली है कॉन्सेप्ट की उसमें नो डाउट हमने एट्रीब्यूट एंड वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस नहीं किया है, तो पहले ना हम लोग उस पर डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। देखो यहाँ हमने ऑलरेडी नोट्स में वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट्स के बारे में लिखा हुआ है। ये एक टॉपिक ऐसा था जो हमारा क्लास में स्किप हो गया था, तो इसलिए वेरिएबल और एट्रीब्यूट्स को हम यहाँ अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। देखो वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट्स की बात करें ना तो इसका मतलब होता है कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स। कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स? जो पर्सन टू पर्सन फ्लक्चुएट करे, जो पर्सन टू पर्सन डिफर करे। क्लियर है मेरा पॉइंट? मतलब बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ या बहुत सारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो पर्सन टू पर्सन डिफर करती है, उसी को हम वेरिएबल और एट्रीब्यूट्स कहते हैं। बस ये देखना है कि वेरिएबल कब बोलेंगे और एट्रीब्यूट्स कब बोलेंगे। बट पहले इसका एक छोटा सा एग्जांपल समझो। लेट्स से अगर हम बात करें हैं किसी पर्सन की हाइट की, तो क्या हाइट हर एक पर्सन की इक्वल होगी? पॉसिबल ही नहीं है। हाइट एक ऐसी चीज़ है जो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगी। सेम फॉर वेट, है ना। अच्छा, वैसे अगर हम बात करें कलर की,
नेशनैलिटी की, रिलीजन की, तो क्या ये सारी की सारी चीज़ें सेम होगी सारे पर्सन के लिए? नहीं, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। तो याद रखना, कोई भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगी उसको हम क्या कहते हैं बेटा? आइदर वेरिएबल और एट्रीब्यूट्स। अब देखो वेरिएबल कब कहते हैं? जब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की। और क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जिसका एग्जाम्पल हमने अभी दिया, लेट्स से हाइट, वेट, जिसको कि आप क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे हाइट है तो हम कह सकते हैं ना कि 6 फीट हो गया या फिर 5 फीट हो गया। वेट की अगर बात करो 50 kg, 60 kg। तो कोई भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको आप क्वांटिटी में कैलकुलेट कर सकते हो उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। क्लियर? अच्छा, और दूसरी चीज़ देखो क्या है? एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जिसको आप सिर्फ क्वालिटी वाइज बता सकते हो, बट आप उसको कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते इन मॉनेटरी टर्म्स, इन क्वांटिटी टर्म्स एंड सो, मतलब उसको केजी में, लीटर में हम कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेट्स से जेंडर ऑफ अ बेबी, है ना, मेल फीमेल हो गया, नेशनैलिटी ऑफ अ पर्सन, कलर ऑफ अ फ्लावर, ये सारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब जैसे अगर कलर ऑफ अ फ्लावर की बात करें तो नो डाउट कलर फ्लावर टू फ्लावर डिफर करेगा, है ना, बट क्या आप उसको क्वांटिटी में कैलकुलेट कर सकते हो? नहीं, वो उसकी क्वालिटी है। तो जहाँ पे डिफरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी उसको हम कहते हैं वेरिएबल, और जहाँ क्वालिटी की बात होती है उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। बस इतना याद रखना कि वेरिएबल और एट्रीब्यूट्स मतलब जो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगी। क्लियर? एक और चीज़ देखो हमने यहाँ पे लिखी है कि जो डेटा होता है ना उसको हम कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं 2 तरीके से, पहला फ्रीक्वेंसी डेटा और दूसरा नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा। हमने ये बताया था कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा होता है वो 4 तरीके से होता है। कौन कौन सा? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, टाइम सीरीज एंड ज्योग्राफिकल। ये याद होगा, तुमने अगर क्लास प्रॉपर की है आप लोगों ने तो ये पॉइंट आप लोग को याद होगा, है ना। बट उसका फर्दर क्लासिफिकेशन, फर्दर ग्रुपिज्म कैसे होता है? इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा। तो अगर फ्रीक्वेंसी डेटा की बात करें तो हम बात करें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव की, एंड नॉन फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हम बात करें टाइम सीरीज एंड ज्योग्राफिकल की। ये पॉइंट हमने इसलिए बताया क्योंकि अभी क्वेश्चन आंसर में हमें ये हेल्प करेगा। चलो अब हम लोग चल रहे वापस अपने MCQ सेशन पे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कैन एन एट्रीब्यूट इज। अभी देखो हमने ऑलरेडी ये चीज़ क्लियर की थी कि कोई भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो पर्सन टू पर्सन डिफर करती है उसको हम कहते हैं आइदर वेरिएबल और एट्रीब्यूट, है ना। वेरिएबल उस केस में बोलेंगे जिस केस में चीज़ों को हम क्वांटिटी में कैलकुलेट कर सकें, लाइक हाइट, वेट। और एट्रीब्यूट तब बोलते हैं जहाँ पे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, लेट्स से जेंडर ऑफ अ बेबी और कलर ऑफ अ फ्लावर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर है? नेक्स्ट, एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन। अब देखो यहाँ पे बात कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसकी एनुअल इनकम क्या होगी। एट्रीब्यूट तो हो ही नहीं सकती, इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि एट्रीब्यूट मतलब कोई भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो क्वालिटी बेसिस पे हो, और यहाँ पे एनुअल इनकम की बात करें अगर बेटा तो वो तो सीधे सीधे क्वांटिटी में कैलकुलेट हो रहा है, तो एट्रीब्यूट तो नहीं हो सकता। अब हम बात करेंगे वेरिएबल की, तो नो डाउट ये वेरिएबल तो है। वेरिएबल क्यों है? क्योंकि इसको हम क्वांटिटी में कैलकुलेट कर सकते हैं। बट वेरिएबल में 2 चीज़ होती है, ये हमने क्लास में डिस्कस की थी कि वेरिएबल 2 तरीके का होता है, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट मतलब जब हमारे पास डेटा दिया हो 1 2 3 4 इस तरीके से, और कॉन्टिन्यूअस मतलब जब 0 to 10, 10 to 20 इस तरीके से क्लास बनी हो। क्लियर? तो देखो अगर हम एनुअल इनकम बात करें किसी पर्टिकुलर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेट्स से मेरी अगर हम बात करें, अगर मान लो मेरी इस साल की इनकम 50,000 है, तो क्या अगले साल ये 1 लाख हो जाने वाली है? नहीं। जनरली अगर हम लोग बात करें एनुअल इनकम की सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगले साल ये ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो जाएगी? 55,000। उसके अगले साल 60,000, ऐसे ही ना होगी? बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन उसमें नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? डिस्क्रीट वेरिएबल। क्योंकि एनुअल इनकम की अगर बात करें, जैसे किसी पर्टिकुलर पर्सन की अगर एनुअल इनकम की बात करो तो हम लोग इन जनरल बात करते हैं, है ना। आप ये बोलोगे कि मैम हम अगले साल बिजनेस करें और मेरी इनकम एकदम अचानक से बढ़ जाए, तो हाँ बेटा वैसा होता है, बट हम यहाँ इन जनरल बात करते हैं। तो इन जनरल ऐसा नहीं होता। इन जनरल जनरली क्या होती है? इनकम फिक्स ही होती है या थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट होती है, 5 to 10%। तो उस केस में आप बहुत ही ईजिली इस तरीके से डेटा प्रेजेंट कर सकते हो। तो फिर ये किस तरीके का वेरिएबल हो गया? डिस्क्रीट वेरिएबल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगेन देखो मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट बोला तो सिंपली तुम लोग को ये चीज़ तो समझ में आ गई कि मैम इसको हम क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये एट्रीब्यूट तो नहीं होगा। तो ये वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब
क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगी। बट अगेन यहाँ किसकी बात किया है, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की, और एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो उसके मार्क्स में भी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा। अगर मान लेते हैं उसका फर्स्ट पेपर में 60 आया है तो नेक्स्ट पेपर में मैक्सिमम कितना आ जाएगा 65, और उसके नेक्स्ट में 70। तो बहुत ही ईजिली इस तरीके से हम डेटा प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगेन इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट वेरिएबल। नेक्स्ट, नेशनैलिटी ऑफ अ स्टूडेंट इज, अगर नेशनैलिटी की बात करें तो क्वालिटी की बात करें, दैट इज एन एट्रीब्यूट। नेक्स्ट, ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ अ पर्सन इज, अगेन एक क्वालिटी की बात कर रहा है, एन एट्रीब्यूट। होपफुली ये टॉपिक अब तुम लोग को क्लियर होगा कि एट्रीब्यूट और वेरिएबल में डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट, एज ऑफ अ पर्सन इज, अब देखो एज की अगर बात करें अगेन हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वालिटी हुई या क्वांटिटी, बट ऑब्वियस क्वांटिटी इजीली कन्वर्टेबल इनटू क्वांटिटी, तो एट्रीब्यूट तो आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, चाहे डिस्क्रीट वेरिएबल चाहे कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। करेक्ट है, आंसर डी भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है, बट वेरिएबल में भी दो चीज़ होती है ना, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। तो स्पेसिफिक कौन सा होगा। अब देखो एज की अगर बात करें तो हम 1 साल भी जी सकते हैं और हम 100 साल भी जी सकते हैं। तो अगर हम डेटा प्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5 से लेकर के 100 तक, तो नो डाउट हमारा जो टैबलेट प्रेजेंटेशन है वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या प्रेफर करेंगे, 0 to 10, 10 to 20 एंड सो ऑन। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, अ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। क्लियर है। नेक्स्ट, डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन फ्रॉम द सेंसस रिपोर्ट्स आर, अगर सेंसस रिपोर्ट से आपने डेटा कलेक्ट किया है, सिंपली सेंसस रिपोर्ट मतलब जहाँ डेटा किसी और ने कलेक्ट किया था अपने बेनिफिट के लिए और आपने वहाँ से डेटा कॉपी किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, सेकेंडरी डेटा। अच्छा, इन क्वेश्चंस पे हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करें क्योंकि इस पे हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्लास में पूरा डिस्कशन किया हुआ है। नेक्स्ट, द डेटा कलेक्टेड ऑन द हाइट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर रिकॉर्डिंग देयर हाइट्स विद अ मेजरिंग टेप आर। अब देखो यहाँ पे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो किससे रिलेटेड, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, उनकी हाइट का डेटा कलेक्ट कर रहे हो और वहाँ खुद जा करके मेजरिंग टेप से आप हाइट कैलकुलेट कर रहे हो। तो बट ऑब्वियस ये एक ऐसा डेटा है जो आप खुद कलेक्ट कर रहे हो, कहीं से कॉपी नहीं कर रहे हो। तो बट ऑब्वियस एक ऐसा डेटा हो गया प्राइमरी डेटा। नेक्स्ट, द प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड बाय, अगर हम प्राइमरी डेटा की बात करें तो प्राइमरी डेटा पे भी हमने डिस्कशन किया हुआ है कि उसके लिए अगर देखा जाए तो कई सारे मेथड्स हैं, जैसे इंटरव्यू मेथड है, क्वेश्चनआयर मेथड है, ऑब्जर्वेशन मेथड है, और उसके अलावा एक जहां हम एनुमरेटर्स दैट इज थर्ड पार्टी से डेटा कलेक्ट कराते हैं, मतलब हम किसी के डेटा को कॉपी नहीं करते बट हम अपने बिहाफ पे किसी पर्सन को अपॉइंट करते हैं सो दैट वो हमारे डेटा कलेक्ट करके लाए। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, इंटरव्यू मेथड से भी कलेक्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड से भी कलेक्ट करते हैं, क्वेश्चनआयर मेथड से भी कलेक्ट करते हैं। तो ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, द क्विकेस्ट मेथड टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा इज, अगर क्विकेस्ट मेथड की बात करें तो नो डाउट पर्सनल, इनडायरेक्ट और ऑब्जर्वेशन तो नहीं होगा। आंसर क्या होगा, टेलीफोन इंटरव्यू, क्योंकि टेलीफोन में क्या है कि आप भी अपने घर बैठे हो, जिसको इंटरव्यू देना है वो भी अपने घर बैठा है, सीधे सीधे आपने सिर्फ उनको कॉल किया और आप उनसे डेटा कलेक्ट कर लोगे। नेक्स्ट, द बेस्ट मेथड टू कलेक्ट डेटा इन केस ऑफ अ नेचुरल कलामिटी इज, नेचुरल कलामिटी लेट्स से अगर अर्थक्वेक आता है तो उस केस में सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक क्या होता है कि जो लोग वहाँ पे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रेजेंट थे, जिन्होंने उसको एक्सपीरियंस किया है, आप उनसे डेटा कलेक्ट करोगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू। भाई पर्सनल इंटरव्यू लोगे ना, जो लोग अर्थक्वेक के टाइम वहाँ अवेलेबल थे, जिन्होंने उसको महसूस किया, आप उन्हीं से तो पूछोगे। ठीक है, तो नेचुरल कैलामिटीज़ के केस में किस तरह का इंटरव्यू एप्लीकेबल होगा, पर्सनल इंटरव्यू। बट इन केस ऑफ रेल एक्सीडेंट द एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज, आप खुद सोचो अगर रेल एक्सीडेंट हुआ है, रेल एक्सीडेंट में लोगों को चोट लगी और आप उनसे जाकर के पूछो कि अच्छा रेल एक्सीडेंट कैसे हो गया, कैसे गिर गए, कैसे चोट लग गई, तो आप खुद सोचो कि आपका उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना तो प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा और कहीं ना कहीं कोई इंटरव्यू देने को रेडी नहीं होता। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं ना, जब रेल एक्सीडेंट या ऐसा कोई एक्सीडेंट होता है तो दूर खड़े लोग जो देखते हैं या फिर रेल एक्सीडेंट होने के बाद जो लोग आए हैं हेल्प करने के लिए, जनरली हम उनसे इंटरव्यू लेना पसंद करते हैं, क्योंकि भाई जिनको चोट लगी अब उनसे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम इंटरव्यू नहीं ले सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इंटरव्यू, दैट इज सी। नेक्स्ट, विच मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन कवर्स द वाइडेस्ट रेंज, जहां हमने देखा वाइडेस्ट रेंज, सीधे सीधे मेल्ड क्वेश्चनआयर मेथड, क्योंकि सिंपली आप एट अ टाइम बहुत सारे लोगों को मेल कर सकते हो और मेल करते ही एक तरह से कह लो कि बहुत वाइड रेंज में अगर सबने प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया तो इस केस में वाइडेस्ट रेंज या वाइडेस्ट एरिया आपका कवर कर सकता है। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्सेज इज मैक्सिमम इन, अगेन
मेल्ड क्वेश्चनर मेथड, क्योंकि जब आप मेल करते हो ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, बट जब आप इंटरव्यू लेने जाते हो या खुद ऑब्जर्वेशन करते हो तो नो डाउट आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी हो जाती है डेटा से रिलेटेड। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, सम इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा आर। सेकेंडरी डेटा मतलब हमने पहले बताया था कि जहाँ डेटा कोई और कलेक्ट करता है और आप सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए वहाँ से डेटा कॉपी करते हो। इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट सोर्सेज, ये तो ठीक है। इंटरनेशनल एंड प्राइमरी सोर्सेज, यहाँ प्राइमरी सोर्सेज की बात किया है। प्राइवेट एंड प्राइमरी सोर्सेज, गवर्नमेंट सोर्सेज, तो बट ऑफिस गवर्नमेंट सोर्सेज तो है ही है, क्योंकि गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसेज होते हैं, जैसे अगर हम बात करें नगर निगम की, है ना, लोकल अथॉरिटीज़ की, तो वो जो डेटा कलेक्ट करते हैं जनरली उनसे डेटा कॉपी कर लेते हैं। एंड एज वेल एज इंटरनेशनल सोर्सेज, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ कलेक्टेड डेटा कैन बी चेक्ड व्हेन। देखो, अगर जो डेटा हमने कलेक्ट किया है, अगर हम उसकी कंसिस्टेंसी चेक करना चाहते हैं कि वो कितना ज़्यादा कंसिस्टेंट है, कितना ज़्यादा मतलब एक तरह से कह लो कि एक फिक्स पैटर्न में चल रहा है, तो सिंपली हमें उसके लिए क्या चाहिए होता है, हमें पिछले कुछ सालों का डेटा भी चाहिए होगा, पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड चाहिए होगा, और उसी के बेसिस पे हम उसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, है ना। तो इंटरनल डेटा आर गिवन, एक्सटर्नल डेटा आर गिवन, 2 और मोर सीरीज आर गिवन, अ नंबर ऑफ रिलेटेड सीरीज आर गिवन, बट ऑब्वियसली जो डेटा आपने कलेक्ट किया उससे रिलेटेड आपको कई सारी सीरीज, सेम पैटर्न पे जो सीरीज हैं, अगर वो हमारे पास दी हुई हो तो हम ये बता सकते हैं कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया है वो कंसिस्टेंट है या नहीं। नेक्स्ट, द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा कैन बी वेरीफाइड बाय। देखो सिंपली यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन हमेशा किसके थ्रू होता है, स्क्रूटनी के थ्रू। नेक्स्ट, द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज, ये तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता है, ये हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस भी किया था, टेक्सचुअल, टैबुलेशन एज वेल एज डायग्रामेटिक, दैट इज ए। नेक्स्ट, द बेस्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज, यहाँ पे क्या पूछा है, बेस्ट मेथड पूछा है, अट्रैक्टिव मेथड नहीं पूछा है। तो बेस्ट मेथड हमेशा क्या होता है, टैबुलर प्रेजेंटेशन, क्योंकि जब आप टैबुलर प्रेजेंटेशन की हेल्प से डेटा को प्रेजेंट करते हो ना विद द हेल्प ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो उसको बेस्ट मेथड माना जाता है। रीज़न बीइंग कि वो समझने में एंड उससे कोई भी पॉइंट एक्सट्रैक्ट करने में बहुत ही ईजी होता है ना। नेक्स्ट, द मोस्ट अट्रैक्टिव मेथड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन इज नो डाउट डायग्रामेटिक। जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, ये क्या है, ये अट्रैक्टिव मेथड माना जाता है प्रेजेंटेशन का, दैट इज सी। नेक्स्ट, अब देखो कैप्शन और स्टब के बारे में पूछा है, जिसके बारे में हम बहुत डिटेल डिस्कशन किए हैं क्लास में। कैप्शन क्या होता है, स्टब क्या होता है, बॉक्स हेड क्या होता है, वो हमने क्लास में प्रॉपर डिस्कशन किया है, इसलिए हम यहाँ एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। कह रहा है फॉर टैबुलेशन कैप्शन इज, हमने बताया था कैप्शन मतलब क्या, याद भी कराया था, कैप्शन मतलब सी दिया है, कैप्शन मतलब कॉलम हेडिंग की बात कर रहा है, और कॉलम हेडिंग कहाँ होती है, ये कॉलम हेडिंग है ना, ये कॉलम हेडिंग है, तो बट ऑब्वियसली किसकी बात कर रहा है, अपर पार्ट की, है ना। तो सी और बी तो नहीं होगा, चाहे अपर पार्ट ए होगा चाहे अपर पार्ट डी होगा। अच्छा, अब इस जो अपर पार्ट को ये कवर करता है, तो अपर पार्ट में वो कॉलम को भी कवर करता है, एंड अगर मान लो इसी के विद इन सब कॉलम है तो उसको भी कवर करेगा। तो पहला ऑप्शन दिया था अपर पार्ट ऑफ द टेबल, और डी दिया है द अपर पार्ट ऑफ अ टेबल दैट डिस्क्राइब्स अ कॉलम एज वेल एज सब कॉलम, बट ऑब्वियसली क्लियर है। नेक्स्ट, स्टेप की बात करें तो स्टेप मतलब क्या है, सिंपली ये जो आपका रोज है, ये जो अलग अलग आप रोज मेंशन करते हो, यही है ना स्टेप। तो स्टेप किस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द कॉलम, नहीं, राइट पार्ट, जहाँ राइट पार्ट देखोगे वहाँ सीधे सीधे कट कर दोगे, क्योंकि इस साइड आप कभी भी रोज की हेडिंग नहीं डालते हो, आप इस साइड रोज की हेडिंग डालते हो ना। तो लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द रोज, आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, द एंटायर अपर पार्ट ऑफ अ टेबल इज नोन एज, अगर सिर्फ अपर पार्ट की बात करें तो हम किसकी बात करते हैं, कैप्शन की, पर जहाँ इंटायर अपर पार्ट की बात करें वहाँ हम बात करते हैं बॉक्स हेड की। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन टैबुलेशन इज शोन इन, देखो यूनिट की अगर बात करें तो नो डाउट ये अपर पार्ट में ही होता है, और पूरा का पूरा अपर पार्ट किसका पार्ट है, बॉक्स हेड का। नेक्स्ट, इन टैबुलेशन सोर्स ऑफ डेटा इफ एनी इज शोन इन द, सोर्स ऑफ डेटा की डेटा आपने कहाँ से कलेक्ट किया है इसके बारे में बेसिकली हम इंफॉर्मेशन देते हैं सोर्स नोट में, बट क्योंकि हमारे पास फुट नोट कॉपी ऑप्शन दिया रहता है तो हम उस चीज़ को मेंशन कर देते हैं फुट नोट में। बट जनरली हम लोग क्या करते हैं ना कि फुट नोट में वो इन्फॉर्मेशन मेंशन करते हैं जो टैबुलेशन के विद इन प्रेजेंट नहीं कर सकते,
एंड अगर सोर्स नोड की बात करें तो सोर्स नोड में हम ये बताते हैं कि डेटा हमने कहाँ से कलेक्ट किया है, ठीक। बट यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में हमारे पास फुट नोट दिया है, तो आंसर हो जाएगा ए, फुट नोट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनट्रू फॉर टैबुलेशन। क्या पूछा है? अनट्रू, ट्रू नहीं पूछा है, तो प्लीज इसका ध्यान रखना। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा रिक्वायर्स टैबुलेशन, ये तो ट्रू है कि टैबुलेशन के लिए आपको कैसा डेटा चाहिए? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वाला डेटा, मतलब एक ऐसा डेटा जिस पे स्टैटिस्टिकल टूल्स सप्लाई हो चुके हैं। नेक्स्ट, इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन बिटवीन रोज एंड नॉट कॉलम्स। अगर टैबुलेशन की बात करें तो टैबुलेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि वो रोज और कॉलम्स में आपको कहीं ना कहीं कंपैरिजन करने में हेल्प करता है। कॉम्प्लिकेटेड डेटा कैन बी प्रेजेंटेड, ये भी सही है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा रिक्वायर्स टैबुलेशन, ये भी सही है, तो आंसर क्या होगा? बी। अगर ये स्टेटमेंट होता है इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन बिटवीन रोज एंड कॉलम्स, तब तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट होता है। यहाँ पे क्या लिखा है? नॉट कॉलम। क्वेश्चन में कह रहा है कि रोज में तो कंपैरिजन करने देता है बट कॉलम्स में नहीं करने देता, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट, हिडन ट्रेंड इफ एनी इन द डेटा कैन बी नोटिस्ड इन। हिडन ट्रेंड की अगर हम बात करें तो देखो, जब आप लोग टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन करते हो दैट इज पैराग्राफ वाइज, तो भी आप उसमें हिडन ट्रेंड नहीं फाइंड आउट कर सकते। अगर हम टैबुलेशन प्रेजेंटेशन करें तो भी नहीं कर सकते। बट अगर हम बात करें लेट्स से पाई चार्ट की, तो मान लो हमने पाई चार्ट बनाया इस तरीके से, लेट्स से ये वीट का पोर्शन है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर भी इसी तरीके से ये पार्ट बना, ये वीट का है और ये इसमें और पार्टीशन आ गए, तो वीट हर बार कितना कंटेन करा है? 50%। तो ये जो हिडन ट्रेंड है ये किसकी हेल्प से फाइंड आउट करते हैं? विद हेल्प ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? नेक्स्ट, diagrammatic representation of data is done by diagram, charts, pictures, all of these, but obvious all of these. Next, the most accurate mode of data presentation is, अब accurate की बात करें तो tabulation है, क्योंकि diagrammatic में क्या होता है, अगर आप लोगों को याद हो, जैसे पाई चार्ट पे अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं, लेट्स से 36 डिवाइडेड बाई 19 टू 360 है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है कि अगर इसका डिडक्शन नहीं हुआ, लेट्स से अगर इसको सॉल्व करने पे 46.67 आया, तो हम उसको राउंड ऑफ करके 47 डिग्री कर देते हैं, है ना। बट टैबुलेशन में ऐसा नहीं होता, टैबुलेशन में हमेशा एग्जैक्ट फिगर शो करते हैं, तो आंसर क्या होगा? बी, टैबुलेशन। नेक्स्ट, द चार्ट दैट यूजेस लॉगरिदम ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज। जहाँ पे लॉग की बात होगी वहाँ किसकी बात करेंगे? रेशियो चार्ट की। ये हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लास में बताया है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मल्टीपल लाइन चार्ट इज अप्लाइड फॉर, इसके बारे में भी हमने बताया कि जहाँ पे हम मल्टीपल की बात करें वहाँ सिंपली हम किसकी बात कर रहे हैं? एक से ज़्यादा रिलेटेड टाइम सीरीज़ की, दैट इज़ 2 और मोर रिलेटेड टाइम सीरीज़। अच्छा, अगर लाइन के बारे में बोल रहा है तो लाइन चार्ट कैसा होता है? जो कि सेम यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है, मतलब जहाँ पे आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा रिलेटेड टाइम सीरीज़ हो एंड वो सारे के सारे टाइम सीरीज़ सेम यूनिट में मेजर की गई हो या सेम यूनिट में एक्सप्रेस की गई हो। क्लियर? अच्छा, अगर यहाँ लाइन की जगह एक्सिस दिया होता तो उस केस में सब कुछ सेम होता, दैट इज़ 2 और मोर रिलेटेड टाइम सीरीज़। बट वहाँ पे क्या होता ना कि हर एक टाइम सीरीज़ को अलग अलग यूनिट में मेजर किया जाता है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिलहाल हमसे क्वेश्चन में पूछा है अबाउट मल्टीपल लाइन चार्ट, तो सिंपली 2 और मोर रिलेटेड टाइम सीरीज व्हेन द वेरिएबल्स आर एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट, दैट इज बी। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ ही लिया, मल्टीपल एक्सिस लाइन चार्ट इज कंसिडर्ड व्हेन देयर इज मोर देन वन टाइम सीरीज, द यूनिट ऑफ वेरिएबल आर डिफरेंट। बट ऑब्वियस एक से ज़्यादा टाइम सीरीज होगा और वो किस वे में प्रेजेंट होगी, जहाँ यूनिट जो है हर एक सीरीज की डिफर करेगी, दैट इज ए और बी, ए एंड बी। बट ऑब्वियस ए एंड बी, क्योंकि इन दोनों को मिला करके मल्टीपल लाइन एक्सिस चार्ट बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम इज यूज्ड फॉर, हमने इसके बारे में भी क्लास में बताया है कि अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल की, तो हॉरिजॉन्टल किस पे बनता है? क्वालिटेटिव एज वेल एज डेटा वेरिंग ओवर स्पेस, दैट इज ए और सी। चाहे तो ए के बेसिस पे बनेगा, चाहे तो सी के बेसिस पे, मतलब क्वालिटी के बेसिस पे बन सकता है और डेटा वेरिंग ओवर स्पेस के बेसिस पे भी बन सकता है। स्पेस मतलब सिंपली क्या, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के बेसिस पे या फिर स्टेट के बेसिस पे बात करें। बट अगर वर्टिकल बार डायग्राम की बात करें तो वर्टिकल बार डायग्राम में कोई ना कोई क्वांटिटी इंक्लूड होती है या वो टाइम के बेसिस पे होता है। क्लियर? जैसे आपने देखा भी होगा, अगर हम बात कर रहे हैं वर्टिकल बार डायग्राम की, जैसे यहाँ पे मान लो 1991 है, 1992 है, तो ये क्या है? टाइम सीरीज हो गया।
डेटा जहाँ पे टाइम के बेसिस पे वैरी कर रहा है, या क्वांटिटी की अगर बात करें, लेट्स से क्वांटिटी है 0 1 2 3 4, तो इसी तरीके से डेटा बनाते हो ना, तो चाहे क्वांटिटी के बेसिस पे हो चाहे टाइम के बेसिस में, मतलब सिंपली जहाँ पे चीज़ों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आइदर बी और सी, दैट इज डी। क्लियर। डिवाइडेड बार चार्ट इज कंसिडर्ड फॉर comparing different components of a variable, the relation of different components to the table a और b, a and b। अगर हम डिवाइडेड बार चार्ट की बात करें तो डिवाइडेड बार चार्ट हमने क्लास में डिस्कस भी किया था कि डिवाइडेड बार चार्ट हम लोग बेसिकली कैसे बनाते हैं, इस तरीके से, और लास्ट मान लो इस तरीके से बन जाएगा। तो ये क्या है, ये मान लो व्हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ वेरिएबल, नो डाउट सबको अलग अलग कंपेयर करने के लिए, एंड द रिलेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स टू द टेबल, और इनका रिलेशन क्या है, टोटल टेबल से रिलेटेड, इसके लिए भी हम लोग बनाते हैं डिवाइडेड बार चार्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी बोथ, दैट इज डी। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू कंपेयर टू और मोर रिलेटेड सीरीज वी कंसिडर, दो या दो से ज़्यादा रिलेटेड सीरीज को कंपेयर करने की बात करेंगे तो आइदर मल्टीपल बार चार्ट और ग्रुप्ड बार चार्ट। ये एंड नहीं है, ये दोनों ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं एक ही बार चार्ट के, तो चाहे हम उसको मल्टीपल भी कह सकते हैं या ग्रुप्ड भी कह सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आइदर ए और बी। नेक्स्ट, पाई डायग्राम इज यूज्ड फॉर, पाई डायग्राम की अगर हम बात करें तो इस तरीके से जो हम लोग डायग्राम बनाते हैं, ये पाई डायग्राम 360 डिग्री के बेसिस पे, ये हम क्यों बनाते हैं, ताकि ये जो अलग अलग कंपोनेंट है, लेट्स से ये व्हीट है, ये राइस है, ये मेज़ है, ये बाजरा है, तो इन सबको आपस में कंपेयर करने के लिए एंड इनका कंपैरिजन विद टोटल, यही देखने के लिए तो हम पाई डायग्राम बनाते हैं, दैट इज कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड देयर रिलेशन टू द टोटल। ए। नेक्स्ट, a frequency distribution arranges observation in an increasing order, arranges observation in terms of number of groups, relates to a measurable characteristics और all of these। अगर frequency distribution आप लोग को याद हो तो हमने बताया था कि हम लोग उसको सीरियल नंबर में भी अरेंज करते हैं, दैट इज सीरियल नंबर में भी अरेंज करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में भी अरेंज करते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी अरेंज करते हैं, जिसको हमने एक नाम भी दिया हुआ था, एरे डेटा और एरे डेटा। इसके अलावा हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी, है ना। तो वही चीज़ तो बोला है, क्या वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। नंबर ऑफ ग्रुप्स मतलब डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल इज नोन एज, अगर कॉन्टिन्यूअस का ऑल्टरनेटिव नेम पूछा है तो सिंपली क्या हो जाएगा, ग्रुप्ड। और यही अगर वो डिस्क्रीट का पूछा होता तो डिस्क्रीट का क्या होता, सिंपल, है ना। ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया था, तो आंसर हो जाएगा ए, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। अब देखो कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स, तो सिंपली हम लोग को पता है कि अगर हम लोग शेयर्स की बात करें तो इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। ये क्वांटिटेटिव है ना कि क्वालिटेटिव, ये कोई क्वालिटी तो शो नहीं कर रहा है। शेयर्स की अगर हम बात करें तो शेयर्स की प्राइस जो फ्लक्चुएट होती है, कभी 10 तो कभी 12, उसी की बात करें ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स की। तो सिंपली ये क्या होगा, वेरिएबल होगा, ये तो क्लियर है, बट किस तरह का वेरिएबल होगा, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस, बट ऑब्वियस डिस्क्रीट वेरिएबल, क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर शेयर की बात करो तो बहुत ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएशंस नहीं होने वाले हैं। नेक्स्ट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अ ब्लू चिप कंपनी रिलेट्स टू। अब अगर हम बात करें ब्लू चिप कंपनी के प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वांटिटी की बात हो रही है, दैट इज़ वेरिएबल की बात हो रही है, ये तो क्लियर है, मतलब एट्रीब्यूट्स तो नहीं हो सकता। बट अगर हम ब्लू चिप कंपनी की बात करें ना तो उनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, मतलब अगर इस साल 10,000 है तो हो सकता है अगले साल उनका प्रॉफिट 1 लाख हो। आंसर क्या हो जाएगा, बी, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। नेक्स्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन। अब देखो एक्सक्लूसिव सीरीज तुम लोग को याद होगा 0 to 10, 10 to 20, जहाँ लोअर लिमिट इंक्लूड होती है पर अपर लिमिट यहाँ से एक्सक्लूड करके नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड करते हैं ना। तो एक्सक्लूड बोथ द क्लास लिमिट, ये तो गलत है क्योंकि लोअर लिमिट हम इंक्लूड करते हैं। एक्सक्लूड द अपर क्लास लिमिट बट इंक्लूड्स द लोअर क्लास लिमिट, इंक्लूड्स द अपर क्लास लिमिट बट एक्सक्लूड्स द अपर क्लास लिमिट, ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। एंड ईदर बी और सी, बट ऑब्वियस बी,
बी में कह रहा है कि वो अपर क्लास लिमिट एक्सक्लूड कर देता है बट लोअर क्लास लिमिट इंक्लूड करता है, तो बट ऑब्वियस आंसर क्या होगा, बी होगा, है ना। नेक्स्ट, म्यूचुअली इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन इज यूजुअली मेंट फॉर। अब अगर इंक्लूसिव सीरीज तुम लोग को याद हो तो हमने बताया था 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29 बताया था। तो ये क्या है, म्यूचुअली इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन है जहां हम लोअर बाउंड्री को भी इंक्लूड कर रहे हैं और अपर बाउंड्री को भी इंक्लूड कर रहे हैं, है ना। तो उस केस में यहाँ देखो जो ऑप्शन दिया है, पहली बात तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो एट्रीब्यूट नहीं होगा, और एट्रीब्यूट कटते ही ऑल ऑफ दीज भी कट जाएगा। तो है तो ये वेरिएबल, पर किस तरह का वेरिएबल है अब देखो ये समझो प्लीज़। अगर हम कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की बात कर रहे हैं या हम डिस्क्रीट वेरिएबल की बात करें, पहले हम डिस्क्रीट को क्लैरिफाई करते हैं। डिस्क्रीट मतलब 1 2 3 4 5, जहाँ 1 वाली क्लास में 1 इंक्लूड होगा, 2 वाली क्लास में 2 इंक्लूड होगा। वैसे अगर इंक्लूसिव सीरीज में देखो 0 भी इंक्लूड होता है, 9 भी इंक्लूड होता है। तो एक तरह से हम इसको डिस्क्रीट वेरिएबल बोल सकते हैं ना, क्योंकि डिस्क्रीट वेरिएबल मतलब उसकी क्लास में जितनी भी फिगर्स होंगी वो सबका सब इंक्लूड करता है। और इंक्लूसिव सीरीज मतलब ही यही होता है कि वो लोअर बाउंड्री भी इंक्लूड करता है और अपर बाउंड्री भी इंक्लूड करता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, और डिस्क्रीट वेरिएबल। बट अगर मान लो यही हमारे पास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 हो, तो ये हमारा कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है ना, जहाँ हम 10 को यहाँ इंक्लूड नहीं करके यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं, 20 को यहाँ इंक्लूड नहीं करके यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसको हम नाम देंगे कॉन्टिन्यूस वेरिएबल का। और ये हमारे लिए डिस्क्रीट वेरिएबल किस सेंस में हुई, ऐसे देखा जाए तो ये डिस्क्रीट नहीं है, बट डेफिनेशन वाइज अगर देखो तो डिस्क्रीट मतलब क्या, जो अपनी पर्टिकुलर क्लास की सारी वैल्यूज़ को इंक्लूड करे। तो ऐसा इंक्लूसिव सीरीज में होता है और ऐसा डिस्क्रीट वेरिएबल में भी होता है, इसलिए हमने इसको कंपेयर किया विद डिस्क्रीट वेरिएबल, दैट इज ए। क्लियर। नेक्स्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन इज यूजुअली मेंट फॉर, अभी हमने बताया कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, क्योंकि कॉन्टिन्यूस वेरिएबल मतलब जनरली हम लोग ये देखते हैं ना 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, जहाँ 10 यहाँ नहीं इंक्लूड करके यहाँ करते हैं, 20 यहाँ नहीं इंक्लूड करके यहाँ करते हैं। और एट्रीब्यूट तो ये कतई नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जब हम एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो नो डाउट उसको कहीं ना कहीं हम क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, द लोअर क्लास बाउंड्री इज, देखो हमने बताया भी था कि जो बाउंड्री टर्म्स है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर इंक्लूसिव सीरीज। एंड अगर हम बात करें फॉर एक्सक्लूसिव सीरीज, तो एक्सक्लूसिव के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, याद होगा। तो अगर हमसे लोअर क्लास बाउंड्री पूछ रहा है तो बट ऑब्वियस लोअर क्लास बाउंड्री किसके बराबर होगा, लोअर लिमिट टू लोअर क्लास लिमिट, दैट इज बी, है ना। यहाँ लोअर क्लास बाउंड्री की बात किया, यहाँ लोअर क्लास लिमिट की बात किया, तो बट ऑब्वियस यही दोनों तो सेम होंगे। नेक्स्ट, द UCB इज एन अपर लिमिट टू UCL, दैट इज ए, ये क्लियर है, ठीक है। अब आओ लेंथ ऑफ अ क्लास पे। देखो अगर तुम लोग को याद हो, अगर क्लास आपने प्रॉपरली देखी होगी तो वहाँ हमने ये चीज़ एकदम क्लियर बताई थी कि जैसे एक्सक्लूसिव सीरीज़ है तो उसके लिए हम लोग क्या टर्म यूज़ करते हैं, क्लास लिमिट। और क्लास लिमिट का जो डिफरेंस होता है, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। तो इसका मतलब हम इसको क्लास लेंथ का नाम नहीं दे रहे हैं। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास इंक्लूसिव सीरीज था उसके लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं क्लास बाउंड्रीज। तो अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री को हम लोग क्या नाम दिए थे, अगर याद हो तो इसको हमने नाम दिया था क्लास मैग्नीट्यूड। और इस क्लास मैग्नीट्यूड को हम लोग क्लास लेंथ भी बोल सकते हैं। क्लियर। तो आंसर हो जाएगा ए, द डिफरेंस बिटवीन UCB एंड LCB। नेक्स्ट, फॉर अ पर्टिकुलर क्लास बाउंड्री द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एड अप टू। अगर हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हम लोग सिंपली क्या करते थे कि अगर मान लो फ्रीक्वेंसी है 1 2 3 4, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, पहले 1 होगा, फिर इन दोनों को ऐड करते थे दैट इज 3, फिर इन तीनों को ऐड करते थे दैट इज 6, फिर इन चारों को ऐड करते थे दैट इज 10। तो बेसिकली चाहे वो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो चाहे वो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो, उसको हम कहाँ तक ऐड करते हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी तक, दैट इज ए। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू अ क्लास इंटरवल इज अ रेशियो ऑफ, इसका फॉर्मूला भी हमने बताया था कि सिंपली इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ। क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ। क्लास फ्रीक्वेंसी मतलब जैसे अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लें तो वैसे इसमें हमने क्लास लेंथ नहीं बनाई है। देखो क्लास लेंथ मतलब 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 है,
और फ्रीक्वेंसी है लेट्स से 1 2 3 और हमसे क्वेश्चन में पूछा है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होगी, क्लास फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ, इसका जो डिफरेंस है दैट इज़ 10। तो आंसर क्या हो जाएगा 0.1 होगा। तो सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लास फ्रीक्वेंसी टू द क्लास लेंथ, और इसका फॉर्मूला हमने क्लास में डिस्कस भी किया था, CF डिवाइडेड बाय CL। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर अ पर्टिकुलर क्लास। देखो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। तो क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी अगर आप निकालो तो आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, है ना। तो सिंपली खुद सोचो, अगर मान लो हमारे पास जो डेटा दिया है x और f का, है ना, तो ये दिया है 2 4 और f का जो मेरे पास डिटेल दिया है लेट्स से 2 0 दिया है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 2। तो अगर हम लोग इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें तो कितना आ जाएगा 2/2 दैट इज़ 1 एंड 0/2 दैट इज़ 0। तो मैक्सिमम कितनी आ सकती है 1 और मिनिमम कितनी आ सकती है 0। तो आंसर होगा A लाइज बिटवीन 0 एंड 1। नेक्स्ट, मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। देखो अगर हिस्टोग्राम की बात करें तो हिस्टोग्राम ऐसे बनता है ना, तो हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी शो करता है। तो विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम हम ये देख सकते हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, और मोड मतलब क्या हो गया, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। तो सिंपली विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम हम मोड फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किसकी बात किया है, मीडियन की। तो हिस्टोग्राम तो नहीं हो सकता, और क्योंकि हिस्टोग्राम नहीं होगा तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी नहीं हो सकता, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम हम क्या फाइंड आउट करते हैं, मोड। अच्छा, अगर मीडियन की बात करें, तुम लोग को याद होगा ओगिव इस तरीके से बनता है या इस तरीके से बनता है। तो ये जो मिड वैल्यू है ये सीधे सीधे क्या हो जाएगी, मीडियन। तो विद द हेल्प ऑफ ओगिव हम फाइंड आउट कर सकते हैं मीडियन। आंसर हो जाएगा C। अब देखो यहाँ पे C में दिया लेस देन टाइप, तो मोर देन टाइप से भी हम मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब सिंपली ओगिव से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहाँ आंसर लेस देन दिया है तो हमने ऑप्शन चूज किया है C। नेक्स्ट, अ कंपैरिजन अमंग द क्लास फ्रीक्वेंसीज इज पॉसिबल ओनली इन, देखो यहाँ पे किसकी बात किया है, कंपैरिजन की। अच्छा, और कंपैरिजन किस में, क्लास फ्रीक्वेंसीज में कंपैरिजन की बात किया है। तो ओगिव में तो हो नहीं सकता, क्योंकि ओगिव अगर याद हो तो जो हम लोग ये ग्राफ बनाते हैं वो हम किसकी हेल्प से बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो वहाँ तो फ्रीक्वेंसीज को हम शो ही नहीं करते। अच्छा, आप देख लेते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इस तरीके से बनेगा ना, तो यहाँ देखो एक कंपैरिजन किस पे, क्लास फ्रीक्वेंसीज में। क्या यहाँ पे क्लास फ्रीक्वेंसीज में कंपैरिजन पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। बहुत ही ईजिली आप विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम कंपैरिजन कर सकते हो। अच्छा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी कर्व पे आप लोग को याद होगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या शो करता है, इसके मिड पॉइंट को जब आप ऐसे ज्वाइन कर देते हो एंड 2 एम्प्टी क्लास लेते हो स्टार्टिंग में और एंड में, तो इसी को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और इससे जब आप फ्री हैंड डायग्राम बना देते हो इस तरीके से, तो वो आपका बन जाता है फ्रीक्वेंसी कर्व, है ना। तो एक कंपैरिजन जो है क्लास फ्रीक्वेंसीज में ये पॉसिबल होगा विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी कर्व इज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ, देखो फ्रीक्वेंसी कर्व कैसे बनता है, पहले हिस्टोग्राम बनता है, फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है, फिर फ्रीक्वेंसी कर्व बनता है। तो बट ऑब्वियस A एंड B। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज्ड फ्रीक्वेंसी कर्व्स आर, हमने पहले बताया था कि ये जो बेल शेप्ड होता है ना, यही जनरली कंपनीज यूज करती हैं, दैट इज D। नेक्स्ट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी फॉलोज, प्रॉफिट की अगर बात करें तो अगेन प्रॉफिट इसी तरीके से शो होता है ना, बेल शेप्ड में। आंसर हो जाएगा C।